सो वेलकम मिस, मेरा नाम है ओबितो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ एक बहुत फेमस एनिमे को। लेकिन कमाल की बात यह है कि ज्यादा लोगों ने इसे देखा भी नहीं है, तब भी ये इतना फेमस है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जापान के बारे में बताया जाता है कि जापान को लैंड ऑफ समुराई भी कहा जाता है, क्योंकि समुराई जापान की बस रक्षा ही नहीं करते बल्कि वो उनके कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन अचानक से ही 20 साल पहले एलियंस ने जापान पर अटैक कर दिया और इस जंग में समुराई हार गए और एलियंस जीत गए, जिसके बाद एलियनों के द्वारा एक समझौते को तैयार किया गया जिसके अंदर कोई भी इंसान तलवार को अपने साथ कैरी नहीं कर सकता। जबकि एलियंस जापान में ही रहने लग गए, उन्होंने अपनी ताकत अपने दिमाग के बलबूते पर इंसान से ऊंची अपनी जगह बना ली। अब हमें एक ढाबे को दिखाया जाता है जहाँ का ऑनर अपने कैशियर को डांट रहा होता है क्योंकि वो सही से काम नहीं कर रहा होता है। तो कैशियर बोलता है कि मुझे ये सब काम नहीं आता, मैं सिर्फ तलवार चला सकता हूँ क्योंकि मैं एक समुराई जो हूँ, लेकिन ये काम भी मैं जल्दी सीख लूंगा। इस पर उसका ऑनर उसे खींच कर एक मुक्का मार देता है और बोलता है कि समुराई और तलवारबाजी ये सब अतीत का हिस्सा है पागल, तुम जैसे समुराई को तो आजकल कोई पूछे ही ना। मैं ही हूँ जिसने तेरे पर बस एहसान किया है, तो बस मेरे चरणों में पड़ा रहा कर, अतीत में जीना छोड़ दे और भविष्य में अपनी जिंदगी सुधार। तब एक एलियन ऑनर को चुप कराते हुए उस लड़के से बोलता है, बेटा मेरे लिए जाकर एक चाय का ग्लास लेकर आ। यहाँ ऑनर उस एलियन की चटाई करते हुए बोलता है कि मालिक, लेकिन इन लोगों को अपनी जगह पता होनी चाहिए, आखिर आप इस पर इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं मालिक। जिस पर वो एलियन बोलता है कि जब हम जापान में आए थे तो ये समुराई हमसे काफी ज्यादा लड़ा करते थे, लेकिन समय के साथ ये बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं। अब तो मुझे इनको देखकर इन पर तरस आता है। अब जब वो लड़का दूध का गिलास लेकर आता है तो उनमें से एक एलियन पैर हटाकर उसे नीचे गिरा देता है और उस पर हंसने लगता है। और तब वहाँ का ऑनर उस लड़के पर हंसने लगता है और उसे मारते हुए बोलता है, ए गधे, तुझे एक काम भी सही से करना नहीं आता है। लेकिन ये इन सब के अलावा भी एक समुराई बैठा हुआ था ये सब देखकर, और वो पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ये सारा गुस्सा वो उस मालिक पर उतार देता है, उसे खींच कर एक पंच मारता है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, हाँ जो लकड़ी की है। ये देखकर एलियन बोलते हैं, ए पागल इंसान, तुझे क्या लगता है तू अपनी स्वॉर्ड निकालेगा जो लकड़ी की है तो क्या तू बच जाएगा? तुझे पता है ना कि ये जापान में बंद हो चुका है। तो वो समुराई गुस्से में बोलता है कि तेरी इस गलती की वजह से मेरी आइसक्रीम गिर गई, इसका पैसे कौन चुकाएगा? और उस लकड़ी से ही तीनों को पेल डालता है, जिसके बाद वो अपने खटारे से स्कूटर में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही ढाबे के अगल बगल काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो देखते हैं कि एलियंस तो अंदर बेहोश पड़े हैं और इसके जुर्म में वो उस लड़के को ही गिरफ्तार कर लेते हैं। मुनीम समझाता है कि मेरी गलती नहीं है, यहाँ भी एक समुराई आया और उनको मार के चला भी गया, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और उससे बोलते हैं, अगली बार इतनी लंबी कहानी बनाने से पहले कम से कम अपनी लकड़ी की तलवार छुपा लेना। और वो तलवार को देखता ही रह जाता है और बोलता है, आखिर ये तलवार मेरे पास कहाँ से आई? यह हमारा हीरो शांति से अपने स्कूटर पर बैठकर जा रहा होता है, तभी उसके पीछे वही लड़का आ जाता है उसकी स्वॉर्ड लेकर और बोलता है, तूने इस तलवार से मुझे फंसाया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ हमारा हीरो सोच रहा होता है कि कितना प्यारा लड़का है, एक लकड़ी की तलवार लुटाने के लिए हमारा पीछा कर रहा है, और फिर उससे बोलता है, मुझे इस तलवार की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे अपने पास रख लो, मुझे तो ये रास्ते में मिली थी, तुम्हें मेरे पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये तलवार इतनी ही पसंद है तो आप ही क्यों नहीं रख लेते? मुनीम चिल्लाता है और बोलता है, अबे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे इस तलवार से फंसा दिया, मैं तुझे यहाँ सुनाने आया हूँ, तेरी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई। हमारा हीरो स्कूटर पर बैठकर बोलता है कि एक ना एक दिन जानी ही थी आपकी नौकरी, वैसे भी आपको तो कैशियर होकर कैश रिकॉर्ड ही करना नहीं आता, वैसे आप मेरे पीछे भाग क्यों रहे हैं? आपको कहीं जाना है? कोई लिफ्ट चाहिए क्या? अबे पागल, मुझे लिफ्ट नहीं, मेरा बदला चाहिए। ये सुनकर हमारा हीरो अपना स्कूटर रोक लेता है, लेकिन मुनीम बेचारा नहीं रुक पाता और उसके तो अनमोल रतन थोड़े से घायल हो जाते हैं। मुनीम जी खड़े होते हैं और ये दोनों लड़ते लड़ते अपना झगड़ा सुलझाते हैं। तभी यहाँ पर एक खूबसूरत प्यारी नारी आ जाती है। मुनीम उसको देखकर घबरा जाता है और बोलता है, बहन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी उसकी बहन खूबसूरत नारी से राक्षसनी बन जाती है और उसे मारते हुए बोलती है, वही जो तू नहीं कर रहा है गधे, काम काम और बस काम। यहाँ हमारा हीरो मुनीम की ऐसी धुलाई देखकर समझ जाता है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, तो वो ढाबे की तरह यहाँ से ही अपने स्कूटर को लेकर निकल जाता है। लेकिन इस बार मुनीम अपनी बहन से बोलता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये जो गधा जा रहा है इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। और ये सुनकर उसकी बहन दोबारा से अपनी प्यारी शकल बनाकर उसके पीछे बैठ जाती है। और अभी सबको लग रहा होगा कि ये कितनी खूबसूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो की हालत कुछ इस प्रकार है। खैर अब इसके बाद हम आ जाते हैं इन दोनों भाई बहन के डोजो में, जो इनके पिता ने मरने से पहले इन दोनों को सौंप दिया था, लेकिन एलियन की वजह से स्वॉर्ड बंद हो गई और इनके सारे कस्टमर एक साथ ही चले गए और ये लोग कर्जे में डूब गए। लेकिन दोनों भाई बहन अपने बाप की इकलौती निशानी को बचाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते रहते हैं और गालियाँ खाते हैं जॉब से ज्यादा तो, और वही जॉब से हमारे इस छोटे मुनीम को निकाल लिया गया है। ये सब सुनकर हमारा हीरो उन दोनों से माफी मांगने लगता है।
यहाँ बहन काफी दयालु है, वो माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, लेकिन माफ करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। बहन का भाई जल्दी से उसे पकड़ लेता है, रोकता है कि दी इसे ऐसे मारोगे तो ये मर जाएगा, हम इसे लातों से मारते हैं। उसकी बहन बोलती है ये तो अच्छा आइडिया है, जिसके बाद वो दोनों उसे अपनी लातों से कूटना चालू कर देते हैं। इतनी प्यारी तरह से लात खाने के बाद हमारा हीरो अधमरा हो जाता है और तभी वहाँ पर कुछ एलियंस आ जाते हैं अपना पैसा मांगने, क्योंकि ये लोग कर्जे में है और इन्हीं से कर्जा लिया है। यहाँ पर वो एलियंस लड़की को 2 ऑप्शन देता है, या तो वो पहले इस डोजो को बेच दे या फिर उसके नए धंधे में शामिल हो जाए। धंधे से मेरा मतलब है हाई लैग हॉट पॉट हेवेंस, समझ ही रहे होगे तुम लोग आखिर ये क्या है। एलियन बोलता है कि इसमें तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी खूबसूरत 2 टांगों को दिखाते हुए लोगों को हॉट पॉट सर्व करना है, लेकिन क्योंकि ये धंधा जापान में बैन है इसीलिए हम इसे आसमान में करेंगे। ये सुनकर उसके भाई को काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। यहाँ वो एलियन बोलता है कि तो अब बता लड़की, तू अपने बाप की इस निशानी को बेचेगी या इस निशानी को बचाने के लिए खुद को। उस लड़की का भाई इसके सख्त खिलाफ होता है और साफ साफ मना कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की अपने बाप की आखिरी निशानी बचाने के लिए जहाँ उसका बचपन बीता है हाँ कर देती है और एलियंस के साथ चली जाती है। उसका भाई इस डिसीजन के साफ साफ खिलाफ होता है, लेकिन उसे अपनी बहन से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर हमारा हीरो उसको हेल्प ऑफर करता है अपने पहले की किए कांड के बदले के लिए, और इसके बाद दोनों उस फटी सी स्कूटर पर बैठ कर निकल जाते हैं लड़की को बचाने के लिए, जैसे कि वो कोई राजकुमारी हो। लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस वाले मिल जाते हैं और उनकी गाड़ी साइड लगाने के लिए बोलते हैं, शायद इन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है इसीलिए अब तो इसका चालान कटेगा। लेकिन हमारा हीरो ने बोलता है कि मैं आपकी इस काम के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं भी आपकी फालतू से नियम को नहीं मान सकता हूँ। पुलिस वाला उसे बोलता है कि तुझमें तमीज नहीं है क्या, तू हमारे को ऐसे बात करेगा। हमारा हीरो बोलता है कि अगर मुझ में तमीज होती तो तक मैं गाड़ी रोक नहीं देता, बात तो सही है, और अब हटो मेरे रास्ते से। ऐसा बोलकर वो एक हेडबट मारता है पुलिस वाले को और अपने फटे से स्कूटर को लेकर आगे निकल जाता है। लेकिन तब तक वो एलियंस उस लड़की को फ्लाइंग शिप में बैठा कर ले जा चुके होते हैं। हमारा हीरो फ्लाइंग शिप तक जाने का रास्ता ढूंढ ही रहा होता है कि तभी वो जख्मी पुलिस वाला वापस आ जाता है, और कमाल की बात है कि वो अपनी कार को फ्लाइंग कार बना लेते हैं हमारे हीरो को पकड़ने के लिए। लेकिन तब तक हमारे हीरो को उस फ्लाइंग शिप तक जाने का रास्ता मिल चुका होता है। यहाँ दूसरी तरफ वो एलियन उस सुंदर लड़की को तरीका सिखा रहा होता है अपने कस्टमर को कैसे सर्व किया जाए, लेकिन उस लड़की की प्रोग्रेस से एलियन कुछ खुश नहीं होता और वो बोलता है कि यहाँ बस कस्टमर को सर्व नहीं करना है, उन्हें सेड्यूस भी करना है। ये बात सुनकर सुंदर नारी उसका मुंह ही पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे माफ करना पर मुझे सेड्यूस करना नहीं आता है, और ये थोड़ा गुस्से में लग रही है। इस जवाब के लिए एलियन पहले से तैयार रहता है और वो उस लड़की को वहाँ की कॉस्ट्यूम दिखाता है, जो कि कॉस्ट्यूम कम बिकनी ज्यादा लग रही है। लड़की साफ साफ मना कर देती है, लेकिन वो एलियन मानता ही नहीं, क्योंकि उसे भी हर चीज में ना सुनना पसंद नहीं, वो जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन उतने में ही हमारा हीरो पुलिस वाले की गाड़ी ही छीन कर उस फ्लाइंग शिप पे पहुंच जाता है। अब लड़की का भाई और हमारा हीरो लड़की के सामने खड़े होते हैं, वो सारे एलियंस उनको देखकर अपनी गन बाहर निकाल लेते हैं। हमारा हीरो भी उनसे लड़ने के लिए एकदम तैयार है। तभी हमारा शिनिची नाम के इस लड़के यानी लड़की के भाई से बोलता है, इनको तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। और फिर क्या, हमारा हीरो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक के बाद एक एलियन को धोता जाता है। लड़ाई के बीच में शिनिची अपनी बहन को लेकर यहाँ से भागने लगता है। शिनिची अपनी बहन से बोलता है कि देखो दीदी, जिसे हमने कुत्तों की तरह मारा, जिसे हमने कुत्ता ही समझा, वो हमारी कितनी मदद कर रहा है, वो तो हमारा सेवियर निकला, लेकिन उनके ही पीछे कुत्तों की तरह ही भागते हुए आ रहा होता है। शिनिची भागते बोलता है, अबे क्या कर रहे हो तुम हमारा प्लान भूल गए क्या? तो हमारा हीरो बोलता है कि प्लान बनाते वक्त ये थोड़ी सोचा था कि ये एक के बाद एक आते रहेंगे, और अब तू अपने मुंह का गटर बंद कर और भागने पे ध्यान दे। ये तीनों भागते भागते फ्लाइट शिप के इंजन तक आ जाते हैं, लेकिन यहाँ एलियन पहले ही अपनी बंदूक लेकर तैयार होते हैं। एलियन यहाँ पर उस लड़की को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन हमारा हीरो भी कहाँ मानने वाला था। उसने नीचे से वादा किया है उसकी बहन को बचाने का, इसलिए वो शिप के इंजन के ऊपर ही चढ़ जाता है, जिसे देखकर एलियंस अपना माथा ही पकड़ लेते हैं। एलियन बोलता है, क्या ये पागल सच में उस इंजन पर अपनी तलवार से मारेगा और हम सारे ही पानी में गिर जाएंगे? हाँ गधे, बिल्कुल। ऐसा बोलकर वो इंजन में अपनी तलवार घुसा देता है और शिप उड़ने की जगह नीचे गिरने लगती है और अब सारे पानी में गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाला हमारे हीरो पर चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि अबे गधे इंसान, पहले तूने मुझे हेडबट मारा, उसके बाद तूने मेरी गाड़ी चुरा ली और अब तूने ये कर दिया। अपना हीरो भी चिल्लाते बोलता है कि आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? एक तो मैंने तुम्हारी जगह मुजरिम को पकड़ा, ऊपर से तुम मुझे चिल्ला रहे हो, और मैंने तुम्हारी गाड़ी को कुछ चुराया उराया नहीं, बस उसे बोरो कर लिया। पुलिस वाला और चिल्लाते हुए बोलता है, अबे पागल इंसान, एक तो तूने मेरी गाड़ी को सीधा शिप में दे मारा और तूने उसे चुराया और बोल रहा है कि तूने बोरो किया। ये इधर बहस चल रही होती है, उधर शिनिची की बहन बोलती है कि तुम्हें भी उसके एडवेंचर में उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, और अपना शिनिची भी मान जाता है। अगले सीन में हमारे हीरो की मकान मालकिन उस पर चिल्ला रही होती है, क्योंकि बंदे ने 5 महीने से किराया नहीं भरा है, क्योंकि वो समरा होने के साथ साथ कंगाल भी है। अपना हीरो मकान मालकिन को गोली देते हुए बोलता है, आखिर मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ, किराया ही तो है, मैं दे दूंगा। आपको क्या लगता है कि इतने महीने तक बिना किराए के कोई मुझे अपने घर में रहने देगा? आप रहने दे रही हो
तो आपको लगता है मैं आपको छोड़ के भागूंगा? तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले महीने, टाटा बाय बाय। लेकिन इस बार मकान मालिकिन उसके झांसे में बिल्कुल नहीं आती और उसे उठाकर पटकने लगती है। अपना हीरो अपने चेले सीधा शिनची के ऊपर गिरता है और अब वो दोनों अपनी फटफटिया पर बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ हमारे हीरो को किराया भरने से ज्यादा चिंता हो रही है नई कॉमिक बुक की, और इसीलिए वो कॉमिक स्टोर पर जा रहे होते हैं। वो लोग जा रहे होते हैं कि तभी उनके रास्ते में एक लड़की आ जाती है और अपना हीरो उसे ठोक डालता है। शिनिची चिल्लाता है, आखिर तुमने ये क्या करा? तुमने अपनी कॉमिक के चक्कर में एक लड़की को ठोक दी। हीरो खुद को डिफेंड करते हुए बोलता है, पागलों जैसी बात मत करो, क्या पता वो मेरे स्कूटर से ना ठुकी हो और शायद वो मुझे देखकर बेहोश हो गई हो। देखना, अब जैसे ही मैं उसे हाथ लगाऊंगा उठाने के लिए वो मुझे हक कर लेगी। अब देखते जाओ, देखो। और जैसे ही वो उसे छूता है उसके खून निकलने लगता है। मर गई, ये तो मर गई। ऐसा बोलकर अपना हीरो अपनी फटफटिया पर बैठता है, लड़की को बैठाता है और हॉस्पिटल के लिए झट से भाग जाता है। लेकिन इनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि रास्ते में ही कुछ गुंडे इनके ऊपर गोली चलाने लग जाते हैं। हीरो और चेला तो अपनी मौत स्वीकार कर चुके थे, लेकिन तभी वो लड़की अपने छाते से सारी बुलेट्स को रोक लेती है और अपने छाते को ही राइफल बनाकर गुंडों पर शूट कर देती है और फिर उन गुंडों की गाड़ी सीधा पेड़ में जाकर ठुक जाती है। चेले की तो फटकर हाथ में आ जाती है। अगले सीन में ये लोग छुपे होते हैं। लड़की सब कुछ बताती है कि मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ, तो तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारे स्कूटर से ठुक्कर मर जाऊंगी, मैं कोई छुई मुई नहीं हूँ। अपना हीरो बोलता है कि तुम चाहे जो भी हो, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। कमाल की बात यह है कि तुम्हें चोट नहीं लगी है और मुझे जेल नहीं जाना होगा। चलो मेरे चेले। और फिर वो दोनों यहाँ से जाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हो सकेगा तो हम कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन वो लड़की अपने हाथ से उन दोनों के स्कूटर को रोक लेती है। स्कूटर रोक कर वो लड़की बोलती है कि कैसे मर्द हो तुम, एक लड़की को छोड़ कर जा रहे हो, एक बेचारी लड़की को उन गुंडों से अकेले लड़ने के लिए। हीरो बोलता है कि वैसे हमारे यहाँ लड़कियाँ एक हाथ से स्कूटर को नहीं रोकती, हाँ लेकिन एक गोरिल्ला रोक सकता है। उनके इस बातचीत में गुंडे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर वो तीनों दुम दबाकर यहाँ से भागना चालू कर देते हैं। भागते भागते वो लड़की अपनी सैड स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि असल में मैं एक एलियन, लेकिन मैं बहुत गरीब एलियन हूँ। मुझे मेरे प्लेनेट पर 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था और इसीलिए मैं यहाँ धरती पर आ गई। लेकिन यहाँ भी मेरी हालत ज्यादा बदली नहीं और मैं गरीब की गरीब ही रह गई। लेकिन एक दिन एक आदमी ने मुझे खाना ऑफर किया गुंडों की पिटाई करने के बदले के लिए, और इस तरह से मैं खुश रहने लगी क्योंकि इससे मेरा पेट भर जाता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जिनकी मैं मदद कर रही हूँ वो असल में बहुत बड़े गुंडे हैं, तो मैंने उनको छोड़ दिया और अब वो हमारा पीछा कर रहे हैं। वो लोग मुझे वापस अपने गैंग में ज्वाइन कराना चाहते हैं, लेकिन अब मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ, इन सभी लड़ाई झगड़ों से दूर। पूरी कहानी सुनने के बाद अपना हीरो बोलता है, मुझे तुम्हारी इस दुखद कहानी को सुनकर काफी दुख हुआ, लेकिन तुम्हारी पूरी कहानी से मुझे एक इम्पोर्टेंट बात पता चली है, ये कि तुम गरीब हो और तुम्हारी मदद कर कर मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, तो इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। मैं तो जा रहा हूँ और हो सकेगा तो हम कभी नहीं मिलेंगे दोबारा। अपना हीरो यहाँ से कॉमिक लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसका चेला लड़की की दुखद कहानी सुनकर पिघल जाता है और वादा करता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर में जाने वाली ट्रेन में बैठा कर रहूंगा। दोस्तों वो गुंडा अपने चेलों को बोल रहा होता है कि अगर वो लड़की हमारी गैंग ज्वाइन कर लेती है तो सही है, वरना मार डालो साली को, क्योंकि अगर वो लड़की किसी और गैंग को ज्वाइन कर लेती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। यहाँ हीरो का चेला और वो लड़की दुम दबाकर भाग रहे होते हैं उस ट्रेन स्टेशन तक, लेकिन चाहे वो गलियों से जाए या किसी छत से जाए या कहीं किसी टैक्सी में बैठकर जाने की कोशिश करे, गुंडे उन्हें हर जगह पकड़ ही लेते हैं। अब दोनों कचरे के ढेर में छुपे होते हैं और लड़की बोलती है कि जब तुमने अपने इन गंदे हाथों को मेरी मदद के लिए बढ़ाया तो मुझे लगा हम कुछ न कुछ कर लेंगे, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि फ्री में मिली मदद का कुछ फायदा नहीं होता। ये सुनकर अपना चेला भड़क जाता है और बोलता है, आखिर क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मेरी मदद किसी काम की नहीं और मैं भी किसी काम का नहीं हूँ। लड़की बोलती है, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन तुम सही कह रहे हो, इतनी बेइज्जती मैं तो ना सहता भाई। अब चेला अपना जो दिमाग चलता नहीं है वो लगाता है और एक आइडिया बताता है कि वो डस्टबिन से सारा कचरा निकाल कर खुद उसमें बैठ कर जाएंगी और इसके बाद अगर गुंडों ने उन्हें ढूंढ भी लिया तो भी वो उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। एंड गेस व्हाट भाई, उस बंदे का ये फटीचा सा आइडिया काम भी कर जाता है। गुंडे उन्हें नहीं पहचान पाते और वो ट्रेन स्टेशन तक आराम से पहुंच जाते हैं। अब बस लड़की को ट्रेन के अंदर बैठना था और इसीलिए जैसे ही वो डस्टबिन से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वो और अपना चेला डस्टबिन में फंस चुके हैं। इधर चेला अपना दिमाग दोबारा लगाता है और बोलता है कि अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है, हमें लुढ़कते लुढ़कते उस ट्रेन में चढ़ना होगा। लेकिन जस्ट ट्रेन में चढ़ने से पहले ही गैंग का लीडर उन्हें रोक लेता है। गैंग लीडर लड़की से बोलता है, तुम घर जाकर भी क्या ही कर लोगी, यहाँ मेरे साथ रहो और खाओ पियो और ऐश करो, क्यों अपनी फटीचर सी हालत में वापस जाना चाहती हो? लड़की बोलती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी 2 कौड़ी की नौकरी में और ना ही तुम्हारे साथ इस फटीचर से जिंदगी को जीने में। ये सुनकर गैंग लीडर थोड़ा हर्ट हो जाता है और बोलता है कि कागुरा, मैं जानता हूँ कि तुम उस याटू क्लैन से हो। ये सुनकर चेला बोलता है, क्या ये याटू क्लैन से है? गैंग लीडर बोलता है, हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, ये वही एलियंस होते हैं जो प्लैनेट्स को तबाह कर देते हैं बस अपनी लड़ाई झगड़े के एंटरटेनमेंट के लिए। और इसको लगता है कि मैं इसकी इस बात पे भरोसा कर लूंगा।
कि इसे लड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कागुरा बोलती है हाँ इसीलिए तो मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। गैंग लीडर बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम जरूर बदलो, और लात मार कर उनको सीधा पटरी पर ढकेल देता है और बोलता है जाओ अब ऊपर जाकर बदलना, जो मेरे काम का नहीं उसे मैं किसी काम का नहीं रहने देता। और फिर वो अपना दांत फाड़ कर यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर चेले और कागुरा की दिक्कत चालू हो जाती है क्योंकि ट्रेन लगभग यहाँ पर पहुँचने ही वाली थी। बेचारा हमारा चेला और कागुरा अपनी कहानी के अंत तक पहुँच चुके थे, लेकिन तभी अपना हीरो ट्रेन की आगे हीरो वाली एंट्री लेकर आ जाता है और अपनी तलवार से उन दोनों को बचा लेता है। और अब कागुरा सीधा गैंग लीडर के सामने खड़ी होती है और बोलती है कि मैं सच में खुद को बदलना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा लड़ना चाहती हूँ और नारियल की तरह मैं तुम लोग को फोड़कर अपना शुभ काम चालू कर दूंगी। कागुरा को लड़ने वाले मोड में देखकर गैंग लीडर के सारे चेले यहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर गैंग लीडर कागुरा से दया की भीख मांगता है, लेकिन कागुरा उसे पीट डालती है और उसका मुंडन कर डालती है। और अब हमारे हीरो को उसकी कॉमिक बुक मिल चुकी है, हमारा चेला बच चुका है और कागुरा अब वापस घर जा सकती है। ट्रेन भी स्टेशन पर आ चुकी होती है। अपना हीरो बोलता है कि देखो अब तुम्हारी ट्रेन आ गई तो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठो और यहाँ से निकल लो। कागुरा बोलती है कि हाँ मैं इसका मुंडन करते वक्त यही सोच रही थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरे पास तो ट्रेन में चढ़ने के लिए उसकी टिकट के लिए कोई पैसा ही नहीं है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि जब तक मेरे पास इतने पैसे नहीं हो जाते हैं मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सुनकर हमारे चेले के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कुछ बोल ही नहीं पाता। लेकिन अपना हीरो बहुत मुफट है और वो बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैं तुम जैसी एक लड़की जो कि गोरिल्ला की तरह है उसे अपने साथ क्यों ही रखूंगा। ये सुनने के बाद कागुरा बड़े प्यार से दोनों को समझाती है और कमाल की बात है कि वो दोनों उसकी बात समझ भी जाते हैं। अगले दिन गिन अपने चेले और उस लड़की से पूछताछ कर रहा होता है कि मेरी रखी हुई चॉकलेट किसने खाई है। प्यार से अपना गुनाह कबूल कर लो और मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, बस तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। चेला बोलता है कि टुकड़े करना भी माफ करना नहीं होता है, और वैसे भी जिसने भी आपकी चॉकलेट खाई है तुम्हें उसको शुक्रिया अदा ही बोलना चाहिए, उसने तुम्हारा ये बढ़ता वेट और बढ़ने से रोक दिया। फिर कागुरा अपनी सफाई देते बोलती है कि चॉकलेट तो होती ही खाने के लिए है, अब तुम खाओ या कोई और, वैसे मैंने तुम्हारी चॉकलेट नहीं खाई। बड़ी सफाई से कागुरा इतना अच्छा झूठ बोल तो लेती है, लेकिन वो भूल जाती है कि उसको झूठ बोलते ही उसके नाक से खून आने लगता है। गिन इस बात को नोटिस कर लेता है और बड़े प्यार से कागुरा से पूछता है। कागुरा देखती है कि उसके नाक से तो खून बह ही रहा है तो वो और झूठ बोल सकती है, और इसलिए वो बोलती है कि अरे मैंने तुम्हारी चॉकलेट नहीं खाई है, खाई होती तो मैं तुम्हें खुद ही बता देती, आके फ्रेंड्स के बीच में कैसा झूठ। और अभी आपका चेला ही तो आपको समझा रहा था कि जिसने भी आपकी चॉकलेट खाई है उसका शुक्रिया अदा करो, इसीलिए तुम उसकी बात सुनो और मुझे डराओ धमकाओ नहीं बल्कि शुक्रिया बोलो। और यही बेचारी पकड़ी जाती है। गिन गुस्सा करते हुए बोलता है कि 1 मिनट, मेरा चेला तो उसको शुक्रिया अदा करने के लिए कह रहा था जिसने मेरी चॉकलेट खाई, लेकिन तुम तो कह रही हो कि तुमने मेरी चॉकलेट नहीं खाई है। अब मुझे जरा सही से समझाना कागुरा। और कागुरा बेचारी कंफ्यूज हो जाती है। और इसी बीच में हमारे हीरो के घर के बाहर एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब अपने हीरो की गैंग उस एक्सीडेंट को देखने जाती है। वो देखते हैं कि मकान मालिक उस घायल आदमी पर चिल्ला रही है, कमीने कहीं के, तुझे बस मेरा ही घर मिला था सुबह सुबह ठुकने को, अब जरा मुझे ये बता इसका भरपाया कौन करेगा। डिलीवरी बॉय बोलता है कि मैडम मैं यहाँ पर गिरने पड़ने नहीं आया हूँ बल्कि डिलीवर करने आया हूँ, पिछले 2 रातों से मैं सोया नहीं हूँ और अभी मेरी आंख लग गई और गाड़ी ठुक गई। तो तुझे 2 दिन से नींद नहीं आ रही और इसीलिए तूने अपनी गाड़ी मेरे घर में ठोक मारी। रुक मैं इसका इलाज करती हूँ, तुझे 2 दिन के लिए नहीं पूरे जीवन के लिए सुला देती हूँ। लेकिन मकान मालिक के मारने से पहले ही चेला उन्हें रोक लेता है, ये बोलते हुए कि मैडम आपकी जैसी खूबसूरत प्यारी इतनी सुंदर लड़की खून कर जेल जाने के लिए नहीं बल्कि सिनेमा घर में एक्टिंग करने के लिए बनी है। अपने इन कोमल हाथों से इसको मार कर जेल मत जाइए बल्कि फिल्मों में जाइए और इसको मेरे पास छोड़ जाइए। और यहाँ मकान मालिक पिघल जाती है और वो शांति से खड़ी हो जाती है कोने में। चेला डिलीवरी बॉय को चेक करता है तो पाता है कि उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। वो कागुरा से बोलता है कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाइए, लेकिन हमारी कागुरा को भी धरती पे आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और इसीलिए उसे फोन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो अपने मुंह से ही चिल्लाने लग जाती है, एम्बुलेंस एम्बुलेंस जल्दी इधर आ जाओ। इस पर अपना हीरो बोलता है कि थोड़ा और तेज चिल्लाओ, फिर हॉस्पिटल से ही नहीं बल्कि तुम्हारे घर से भी एम्बुलेंस आ जाएगी। डिलीवरी बॉय गिन से एक मदद मांगता है, बोलता है कि मैं भी मरूं या ना मरूं, लेकिन अगर अभी मैंने ये पार्सल डिलीवर नहीं किया तो मेरी नौकरी चल जाएगी और मैं भूखमरी से जरूर मर जाऊंगा, प्लीज मेरे लिए इस पार्सल को डिलीवर कर दीजिए। और ऐसा बोलकर वो सीधा बेहोश हो जाता है। उसको पढ़ता देख हीरो बोलता है, भूखमरी से छोड़ो ये तो अभी निपट गया, अब इस पार्सल का क्या किया जाए, इसे डिलीवर करूं या ना करूं। थोड़ी देर की बातचीत और बहुत सारी बकचोदी के बाद पूरी टोली ये फैसला करती है कि इस पार्सल को डिलीवर किया जाएगा। और इसके बाद वो पहुंच जाते हैं दिए गए एड्रेस पर पार्सल डिलीवर करने के लिए, और वो जगह होती है कुत्तों की एम्बेसी, मतलब कुत्ते टाइप दिखने वाले एलियनों की एम्बेसी। ये तीनों बाहर खड़े होकर कुछ सोच ही रहे होते हैं, बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी एक कुत्ता आकर इनके ऊपर चिल्लाने लगता है, तुम तीनों आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग अंधे हो, तुम्हें दिखता नहीं ये हमारी एम्बेसी है और यहाँ पर तुम जैसों का आना बिल्कुल मना है। कुत्ते को देख के अपने चेले की तो पूरी फट जाती है और वो पार्सल वाली पूरी बात उस कुत्ते को बता
देता है, लेकिन अपनी कागुरा बोलती है कि टॉमी टॉमी इस पार्सल को लो और चले जाओ। ये देख के वो कुत्ता तो छोड़ो, अपना हीरो खुद नहीं सह पाता और कागुरा के एक जड़ देता है। अब हीरो उस पार्सल को कुत्ते को हैंड ओवर कर ही रहा होता है, लेकिन वो कुत्ता कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा होता है और वो बोलता है कि मैं अनजान लोगों से कुछ भी चीजें नहीं लेता हूँ। लेकिन अपने हीरो का हो रहा था यहाँ दिमाग खराब और वो बोलता है कि भाई इस पार्सल को कम से कम खोल कर तो देख ले, क्या पता किसी ने तेरे लिए कुछ भेजा हो। इससे कुत्ता भड़क जाता है और बोलता है कि मैं कुत्ते जैसा दिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं असलियत में कुत्ता ही हूँ। लेकिन भाइयों एक बात बताओ, ये तो हर तरफ से कुत्ता ही दिख रहा है और है भी कुत्ता ही। अब कुत्ता गुस्से में उस पार्सल को फेंक देता है, जो कि सीधा एम्बेसी में ही जाकर गिरता है और वो एक बॉम्ब की तरह फट जाता है, जो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अपना हीरो बोलता है कि आखिर अभी अभी ये क्या हो गया, लेकिन सभी हालातों को देखकर मुझे एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है कि अभी हम लोगों को भागना चाहिए, भागो। लेकिन यह कुत्ता चीले को पकड़ लेता है, चेला अपने हीरो को पकड़ लेता है और अपना हीरो कागुरा को पकड़ लेता है और इस तरह से तीनों में से कोई नहीं भाग पाता। हीरो बोलता है क्या कर रहा है चेले, छोड़ दे मेरा हाथ, तुम क्या चाहते हो मैं यहाँ अकेला मर जाऊँ? हाँ तो हीरो का फर्ज ये होता है कि वो अपना सेक्रीफाइस दे दूसरों के लिए, तो यहाँ पर मर जाओ और एक शहीद हीरो बन जाओ। उतने में कागुरा बोलती है पहले तुम उसे छोड़ो, तुम मेरा हाथ छोड़ दो, तुम तो हीरो हो ना, अभी तुम उसे बोल रहे थे, तुम खुद भूल गए क्या? हीरो का काम ही होता है दूसरों के लिए खुद की कुर्बानी देना, सेक्रीफाइस करना, इसीलिए कुर्बानी दो खुद की और जाने दो मुझे। इस पे हमारा हीरो बोलता है कि तुम दोनों अपना मुंह बंद करो, अगर मैं मरूंगा तो तुम दोनों को साथ लेकर मरूंगा। अब इन तीनों में इतनी घंघोर लड़ाई चली रही होती है कि तभी उस एम्बेसी के अंदर से और भी कुत्ते बाहर आ जाते हैं उन तीनों को गिरफ्तार करने के लिए। अब इन तीनों की जिंदगी पूरी जेल में बीतने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर एक समुराई आ जाता है और उन सभी कुत्तों से लड़कर इन तीनों को बचा लेता है और बोलता है कि धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अपना हीरो मुफट वो बोलता है आखिर तुम्हें धन्यवाद बोला किसने? और इस पर वो समुराई इसके जड़ देता है और सबको पता चलता है कि असल में ये समुराई अपने हीरो का लंगोटिया यार है। अब इससे पहले कि ये दोनों दोस्त आपस में बात कर पाए, उनके पीछे कुत्तों की टोली पड़ जाती है और इस पर तीनों नहीं बल्कि चारों ही यहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। भागते समय हम देखते हैं कि पुलिस उनको देख लेती है और अपने हीरो के दोस्त की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। यहाँ वो पुलिस वाला अपने सबॉर्डिनेट ओकिटो को उठाता है और हीरो की टोली के पीछे लगा देता है और हीरो के दोस्त को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। लेकिन ओकिटो है मेरी तरह आलसी और बोलता है कि क्या यहाँ का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा? अगर हाँ तो आप किस बात की सैलरी लेते हो? इस पर उसका सीनियर भड़क जाता है और बोलता है लगता है तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है और अगर तुझे इतना ही आराम करने का शौक है तो आज मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगा। ओकिटो वैसे तो बहुत ज्यादा आलसी है और किसी की भी जान की परवाह नहीं करता है सिवाय अपने जान की, इसीलिए वो झट से काम पर लग जाता है। अब हम अपनी गैंग को देखते हैं जो कि टीवी पर खुद को ही मशहूर होते हुए देख रहे होते हैं उस बॉम्ब कांड के बाद। चेली की फट रही होती है खौफ में खुद को टीवी पर देखकर, लेकिन कागुरा स्माइल कर रही होती है जैसे वो कोई स्टार बन चुकी हो। बेचारी यहाँ तक सोच लेती है कि अब लोग उसका भी ऑटोग्राफ लेने आएंगे। यहाँ अपना हीरो शांति से लेटा होता है, पता नहीं क्या सोचा होता है। इतने में चेला बोलता है आपका दोस्त कितना ज्यादा अच्छा है, उसने ना बस हमारी जान ही बचाई बल्कि हमें छुपने की जगह भी दी जब तक मामला ठंडा ना हो जाए। वैसे मुझे अपने दोस्त के बारे में थोड़ा और बताओ ना। हाँ क्यों नहीं, बताता हूँ। वैसे वो प्रोफेशनल से एक आतंकवादी है और उसका काम है हर दूसरी जगह पर बॉम्ब फोड़ना। तो अब बताओ अब तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है मेरा दोस्त? और अब ये सुनकर चेले के हाव भाव के साथ उसके विचार भी एकदम से बदल जाते हैं और उसी समय कमरे के अंदर हीरो का दोस्त यानी कि आतंकवादी आ जाता है अपने साथियों को लेकर और हीरो की टोली से बोलता है कि हम लोग आतंकवादी नहीं बल्कि क्रांतिकारी हैं जो अकेले अब तक अपनी देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। हमारा बस एक ही मकसद है, इस देश में से एलियंस को बाहर भगाना और जापान को वापस से लैंड ऑफ समुराई बनाना। ये सुनकर अपना चेला झट से समझ जाता है क्योंकि वो काफी समझदार जो है और हम सबको ये बताता है कि ये लोग हैं आतंकवादी। हाँ ये आतंकवादी हैं क्योंकि इनकी विचारधारा फॉरेनर सेक्स पर्सन वाली है, यानी इसका मतलब होता है अपने देश में एलियंस को आने से रोकना। और ये विचारधारा तब उठी थी जब एलियंस इनके ग्रह पर आ रहे थे। उस टाइम पर समुराई के अंदर यही विचारधारा होती थी और वो इसे ही फॉलो करते थे। उस समय पर समुराई को फ्रीडम फाइटर भी बुलाया गया क्योंकि वो अकेले ही अपने देश के लिए लड़ रहे थे। लेकिन आखिर में जंग में वो सभी लोग हार गए और गवर्नमेंट्स को एलियन के साथ समझौता बनाना पड़ा और उस समझौते के अंदर एलियंस ने अपनी ताकतों का बहुत गलत फायदा उठाया और उसी टाइम से ह्यूमंस के हाथ में स्वॉर्ड कैरी करना डायरेक्ट बैन कर दिया गया ताकि फ्यूचर में भी कोई भी उनके खिलाफ खड़ा ना हो सके। और उसमें ये भी तय किया गया कि इस विचारधारा वाले लोगों को आतंकवादी कहा जाएगा, ना कि फ्रीडम फाइटर्स। इस पर हीरो का दोस्त बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, हम लोग हैं फ्रीडम फाइटर्स। चेला बोलता
बोलता है पर मैंने तो ये बोला ही नहीं। अब हमारा हीरो खड़ा होता है और बोलता है तुमने बिल्कुल सही समझा, और उससे भी जरूरी बात, इन लोगों ने हमारा फुद्दू काट दिया। क्यों? मैंने सही कहा ना डिलीवरी बॉय। उस डिलीवरी वाले को यहाँ देखकर कागुरा और अपना चेला बोलते हैं आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो डिलीवरी वाला आदमी अपना चेहरा नीचे कर लेता है उन दोनों को देखकर, लेकिन अपना हीरो सब कुछ समझ जाता है क्योंकि वो समझदार जो है, और अब वो अपने दोस्त से बोलता है कार्ड सुना, यानी कि ये सब कुछ तुम ही कर रहे थे, अभी नहीं बल्कि हमेशा से। जब जब एलियन एम्बेसी पर अटैक हुआ वो सब कुछ तुमने ही किया था। कार्डसुना इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो सब कुछ मैंने ही किया था, और अब वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करते बोलता है कि हमारी मदद करो और एक और बार हमारा साथ दो गिन। हाँ तुमने सही सुना, हमारा गिन भी कभी एलियंस को हराने के लिए लड़ाई में शामिल हुआ था, और बस शामिल ही नहीं हुआ था बल्कि उस वॉर में अकेला ही सब पर भारी पड़ने वाला एक लौता मेंबर था। उसकी बेशुमार ताकतों के आगे और उसकी काबिलियत के आगे सभी लोग उसे फाइट नाइट नाम से बुलाया करते थे, लेकिन अपना हीरो कार्डसुरा के साथ शामिल होने से साफ साफ मना कर देता है और बोलता है एलियंस के साथ हमारी जंग कब की खत्म हो चुकी है, आखिर कब तक तुम उसी चीज को लेकर बैठे रहोगे जैसे कि वो तुम्हारी कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो। आखिर तुझे एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में क्या पता, तेरे तो आज तक कोई पटी ही नहीं। एक क्या मैं तो 10-10 पटा लूं। अगर मेरे बाल और अच्छे होते तो तुम फिर से अपने बालों को लेकर बैठ गए। इन दोनों की लड़ाई के बीच में ही पुलिस वाले आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगा लेते हैं और सीधा अटैक कर देते हैं। यहाँ वो गिन को एक बार और ऑफर देता है कि दोबारा ज्वाइन कर लो गिन, वैसे भी तुमने सुबह हुआ हमले में हमारा साथ देकर पहले ही हमारा साथ दे चुके हो, अब वो चाहे तुम्हारी मर्जी से हुआ हो या हमारी जबरदस्ती से, अब चॉइस तुम्हारी है, या तो हमें ज्वाइन कर फ्रीडम फाइटर बन जाओ या अकेले रहकर किसी आतंकवादी की तरह मर जाओ। लेकिन इसी बीच में पुलिस वाला गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है और बोलता है कि या तो सरेंडर कर दो यहीं पर मारे जाओ। बिगड़ती सिचुएशन को देखकर अपना हीरो बोलता है मुझे दोबारा से बस एक ही आइडिया आ रहा है, और वो ये है कि भागो। भागते वक्त कार्डसुरा अपने हीरो से बोलता है कि बॉस अब आगे क्या करना है। हीरो बोलता है कि यहाँ पे जो किया तूने किया और अब तो मुझसे पूछा है कि आगे क्या करना है, और पहली बात मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। दोनों के बीच में कागुरा घुस आती है और बोलती है अगर तुम्हें किसी के अंडर काम करना है तो मैं तुम्हारी बॉस बन सकती हूँ। मैंने धरती पर रहते हुए बस एक ही चीज सीखी है, और वो ये है कि अगर तुम चाहे कुछ भी गलत करो या सही करो बस हमेशा बॉस रहो, क्योंकि बॉस हमेशा सही होता है। अपना हीरो बोलता है कि मुंह से ज्यादा अपने पैर चलाओ नहीं तो आज यहीं मारी जाओगी। लेकिन इसी बातचीत के दौरान एजी काटा यानी पुलिस डिपार्टमेंट का वाइस कैप्टन या कमांडर अपने हीरो पर अटैक कर देता है, लेकिन अपना हीरो उसके हर अटैक से बच जाता है, डॉज कर लेता है और बोलता है कि तुम तलवारबाजी तो बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन अगर तुम्हारा एक भी अटैक मुझको लग गया तो उसके बाद क्या करोगे। इस पर एजी काटा कहता है कि तुम्हें मारने के बाद का नहीं बल्कि तुम्हें यही मारने का प्लान है मेरा। तो इस पर हीरो बोलता है क्या सच में तुम तब से बस मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, और मुझे लग रहा है कि तुम अपनी तलवारबाजी दिखा रहे हो, यानी कि तुम्हें तलवारबाजी आती ही नहीं है। ये सुनकर एजी काटा का दिमाग बिल्कुल से खसक जाता है, वो तो पहले से था, पर अब अपनी स्वॉर्ड से एक खतरनाक अटैक अपने हीरो पर करता है, लेकिन अपना हीरो अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड से उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। लेकिन इसी बीच ओकिटो भी इनके बीच में कूद पड़ता है अपनी वजुका के साथ और दोनों को धमाके से उड़ा ही देता है, लेकिन लकीली दोनों ही बच जाते हैं। किरिकाटा बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बस मुझे उड़ाने ही वाले थे। ओकिटो बोलता है मुझे माफ कर दीजिए सर जी, अगली बार मैं पक्का उड़ा दूंगा। अरे आपको नहीं आतंकवादियों को। अब किरिकाटा अपने जूनियर से पूछता है वैसे कहाँ भाग गए वो लोग। उसका जूनियर बताता है कि वो लोग इस कमरे के अंदर भागे हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो पुलिस वाले कमरे के अंदर आ सकते हैं और ना ही ये लोग कमरे के बाहर जा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कमरे को कर लिया है लॉक, वो भी अच्छी तरह से। और दिक्कत की बात यहाँ पर ये है कि ये लोग हैं 15वें माले पर, तो बिना गेट खोले ये भाग ही नहीं सकते। लेकिन कात्सुरा के पास एक टाइम बम होता है प्लान के तौर पर। वो सबको अपना प्लान बताता है कि मैं इस बम को फोड़ूंगा, वैसे तो हमेशा ही फोड़ता है, लेकिन इस बार वो सबको कहता है कि तुम्हें मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागना होगा। अपना हीरो अपने दोस्त की कॉलर पकड़ लेता है जिससे बम नीचे गिर जाता है और कागुरा उससे खेलने लग जाती है। यहाँ गिन अपने दोस्त से बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी की जान लेकर और अपनी जान देकर तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये छोड़ दो। कात्सुरा बोलता है समझना तो तुम्हें चाहिए गिन, हम अपनी धरती पर एलियंस के साथ नहीं रह सकते, लेकिन तुमने तो अपना कोड ही बदल लिया। क्या तुम भूल गए एक समुराई अपने कोड के लिए ही जीता है। गिन मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन ऐसे कोड का क्या फायदा जिसे किसी और ने लिखा हो। अगर मैं अपनी लाइफ को रिस्क में रखूंगा तो अपनी मर्जी से रखूंगा, और अगर मैं किसी को बचाना चाहूंगा तो अपनी मर्जी से बचाऊंगा, किसी और की ऑर्डर्स के तौर पर मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला। दोनों की बातचीत के बीच में कागुरा बिल्कुल गलती से वो टाइम बम एक्टिवेट कर देती है और दोनों को उस पर गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पुलिस वालों ने भी काफी दिमाग लगाने के बाद उस कमरे के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लिया था, यानी तरीका, और वो तरीका होता है बंदूका से उड़ाने का। लेकिन ये करने से पहले
पहले ही अपने हीरो की गैंग खुद ही गेट को तोड़कर बाहर आ जाती है। वो सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना हीरो बोलता है अगर तुम लोगों को किसी चीज को रोकना है तो पहले इस टाइम बम को रोको, वरना हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे। उसके हाथ में बॉम्ब देखकर पुलिस वाले भी उल्टे पैर भागने लगते हैं। अब यहाँ अपने हीरो को पुलिस वालों से तो छुटकारा मिल गया था, लेकिन टिक टिक चलने वाले इस टाइम बम से नहीं। और अब इन तीनों की समझदारी देखो, ये तीनों एक दूसरे को ही पास किए जा रहे थे टाइम बम बारी बारी से, लेकिन अब बस 10 सेकंड बचे थे बम को फटने में। लेकिन यहाँ अपनी कागुरा पागल नहीं होती और दिमाग से कच्ची भी नहीं। उसे समझ में आता है कि 3 लोग की जान जाने से अच्छा है कि एक की जाए, और इसीलिए वो खुद की नहीं बल्कि अपने हीरो को मार कर खिड़की से बाहर फेंक देती है। और अब हीरो की टोली की जगह बस अपना हीरो ही मरने वाला है। हीरो गिरते गिरते खुद की जान बचाने के लिए बम को आसमान में फेंक देता है और वो फट जाता है, लेकिन अभी भी हीरो के बचने के चांस बिल्कुल 0 होते हैं, क्योंकि वो नीचे गिरने वाला था। यहाँ अपना हीरो गिर रहा होता है, तब कागुरा उससे बोलती है बाय बाय गिन, जिंदा रहे तो दोबारा मिलेंगे। लेकिन अपना गिन एडवर्टाइजमेंट वाले पर्दे को पकड़ कर ही बच जाता है। अब इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए देखते रहिए एनिमे टीसी को। और हाँ यार, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। बाकी इस फेमस एनिमे का नाम है जिंतामा।